जी अस्सलाम वालेकुम to all of you. I hope you all are good. And a very warm welcome to all of you after a very long time. तो हमारा जो आज की डेमो क्लास थी बेसिकली जो रीसेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स आए हुए हैं बहुत सारे। तो एक तो उनकी तैयारियों के हवाले से आपको बताना था। और दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, मुख्तलिफ सीट्स आई हुई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की आई हुई हैं। क्या कहते हैं, एएसएफ वगैरह की सीट्स वगैरह आई हुई हैं, एमओडी की एडी एमओडी की सीट्स आई हुई हैं। तो एएसएफ से ज़्यादा जो अच्छी सीट है वो एडीएमओडी की है। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन फ्यूचर अभी और आपके पास सीट्स आ रही हैं। तहसीलदार की भी नायब तहसीलदार की एक्सपेक्टेड है सीट्स। 100+ सीट्स एक्सपेक्टेड है। तो उसके हवाले से अच्छा, जो बेसिकली ना ये क्या कहते हैं सिलेबस एडीएसएफ का शेयर किया गया मेरे साथ। उसमें एक तो इंग्लिश है 5 नंबर की, नॉलेजीज कंप्रीहेंशन 5 नंबर की है, फंडामेंटल 5 नंबर की, जो करेक्शंस होती हैं 5 नंबर की वो होती हैं। तो इस तरह करके 20 नंबर इंग्लिश के हैं, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं। खैर ये तो और चीज़ है, करंट अफेयर जनरल नॉलेज। और करंट अफेयर को 40-45 मार्क्स का आता है, फिर एथिक्स या फिर फिलासफी 10 मार्क्स की वो देते हैं। एवरीडे साइंस कोई आ जाती होती है। तो इस तरह कर कर आके ना मतलब, सॉरी बल्कि जो एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है पार्ट 1 में। और जो पार्ट 2 उसमें बेसिक अरिथमेटिक, अलजबरा, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज, करंट अफेयर है। और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ है, और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। तो ये तो हो गया एएसएफ का। इसी तरीके से एडीएमओडी का, एडीएमओडी के एक पेपर पास करने के बाद फिर आपके पास और फेजेस आते हैं मुख्तलिफ। तो वो डिफरेंट फेज होते हैं। आपको एक पास करना है, फिर उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह चलते रहता है सारा का सारा सिनेरियो। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आई वुड लाइक टू शेयर द सिलेबस ऑफ दिस होल सेशन। तो उसमें हमने 10 सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच। 10 सब्जेक्ट्स को हमने कवर करना है। और ये जो 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कोई भी पीपीएससी का टेस्ट आ जाए, एफपीएससी का टेस्ट आ जाए, वो फिट होते हैं। क्योंकि मेरी मसरूफियात अब कुछ बढ़ गई हैं। जी बच्चे। 400 से ज्यादा नहीं जा रही। आपने इसका प्लान चेंज करवाया था सर से? कोई नहीं चेंज करवाया, मैंने निशान के जिम्मे लगाया था कि इसको 100+ लेके जाएं जूम को। उसने लगता है कोई नहीं किया। क्या कह रहे हैं, सिंपल ही आपका। तो कह देना पे कर दे। तो फिर ऐसे चलने दे। अब रिकॉर्डिंग्स ही हो सकती हैं फिर। चलें, ठीक है। हो गया। ओके। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो बस आपको पता चल गया होगा। तो रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी मेरे हर सब्जेक्ट की, चूंकि रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो आपके साथ सारी की सारी हम शेयर कर देंगे। एडमन डेली की बेसिस पे शेयर कर दिया करेंगे रिकॉर्डिंग्स, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो और आप उसमें अच्छे से परफॉर्म करें। आपको आपका टाइम ना वेस्ट हो। विदाउट गेटिंग फर्दर डिले, सबसे पहले हम ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। मैं नॉर्मली ज्योग्राफी वो करंट अफेयर्स का कह के या फिर जनरल नॉलेज का कह के उसमें वो ज्योग्राफी वाला पोर्शन ऐड करा देता होता है। और उसमें जो ज्योग्राफी है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें, एक तो है ना बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें आपके स्ट्रेट, गल्फ, बे, बाइट, क्रीक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, इस्थमस, पेनिनसुला, आइलैंड्स। ठीक है जी। और उसके बाद पूरी दुनिया के ओशंस हैं, पूरी दुनिया के रिवर्स हो गए, पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स हो गए, लेक्स हो गई। और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, तो एक तरफ तो वही आपसे पूछ लेता है। और रेनफॉल तक वो चला जाता होता है, दुनिया के जंगल्स तक आपसे पूछ लेगा, डेजर्ट्स तक आपसे पूछ लेगा, पूरी दुनिया के, मैं सारे के सारे आपको पढ़ा दूंगा।
उसका तो मसला कोई नहीं है। उसके बाद जो दूसरी वाली ज्योग्राफी का पार्ट है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आपने सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, आपने उनकी डिटेल वो आपसे पूछ सकता है। उसमें हमने क्या क्या कुछ कवर करना होता है, मैं आपको पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप उसमें कवर करवाता होता हूँ। और 193 कंट्रीज़ हैं जो हम कवर करते होते हैं। और वो इस तरीके से कवर करते हैं कि हम कॉन्टिनेंट वाइज चलते होते हैं। कॉन्टिनेंट वाइज सबसे पहले हम जाएंगे एशिया को पढ़ेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट, उसकी हिस्ट्री, कि यार ये इसकी हिस्ट्री क्या है एशिया कॉन्टिनेंट की। और उसके बाद फिर आगे आगे आस्ता आस्ता करके हमने सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सारा पढ़ के उसके बाद फिर मैं आपको एक एक कंट्री की डिटेल बताऊंगा। लेट्स सपोज जैसे पाकिस्तान है या चाइना है, तो चाइना के हवाले से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चाइना का मैप, चाइना ने कब आज़ादी हासिल की, चाइना की हिस्ट्री क्या रही है, चाइना के बड़े फेमस लीडर्स कौन कौन से थे, चाइना के अंदर एवोल्यूशन किस तरीके से आया। ठीक है जी। ये ये जो सोशलिज्म था ये क्या था, कम्युनिज्म क्या होता है, और ठीक है ये सारे का सारा कुछ। इसी तरह से आपका जो चाइना है उसके एयरपोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, चाइना की सीक्रेट एजेंसी, उसकी पार्लियामेंट, एनपीसी है नेशनल पीपल कांग्रेस, फिर उसका रोल, फिर उसके मेंबर्स। ठीक है जी। उसके बाद चाइना के जो फेमस लीडर्स रहे हैं, चाइना का बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ लगता है, चाइना ने सबसे ज़्यादा क्या पैदा की जाती है प्रोडक्शन वाइज, कौन कौन सी चीज़ों में चाइना सबसे आगे है। इसी तरीके से जो अ, चाइना है उसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट चीज़ों की प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है। फिर चाइना के बॉर्डर के साथ कितने मुल्क हैं, चाइना के अंदर कौन कौन से सी कौन कौन से लगते हैं चाइना को, और रिवर्स कौन कौन से हैं चाइना के, डेजर्ट कौन सा सबसे बड़ा लगता है। और इस तरीके से जो मंगोल्स उनकी क्या हिस्ट्री है। और मतलब सीक्रेट जो जो पेपर में पूछता होता है ना, करंट उससे कैपिटल से रिलेटेड हर एक चीज़ से रिलेटेड। और पुलिस का पॉलिटिकल सिस्टम, उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसकी इकोनॉमी, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से लेकर हर चीज़ तक वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरह से हम करते करते हर मुल्क की हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जब हम हर मुल्क की हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो साथ में हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, साथ में हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर चाइना के अंदर फेमस चीज़ें क्या क्या हैं, फेमस इवन हम स्ट्रीट तक भी जाते होते हैं। ठीक है ना। जैसे वॉल ऑफ चाइना, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी लेंथ क्या है, उसको बनाने वाले कौन थे, कितने अरसे में वो कंप्लीट हुई थी। ठीक है। ये एक एमसीक्यू से आप बहुत सारे एमसीक्यूज निकाल सकते हैं ना। अगर आप एक चीज़ को तरतीब के साथ पढ़ते जाते हैं तभी एमसीक्यू का पेपर आपका हल होता है। अगर अदरवाइज इस तरह नहीं होता कि आपने एक किताब पढ़ी, उधर से एमसीक्यू पकड़ा, उधर से एमसीक्यू पकड़ा और आपने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप एक चीज़ पकड़ेंगे उसको एंड तक पहुंचाएंगे, फिर अगली चीज़ पकड़ेंगे उसको एंड तक पहुंचाएंगे, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ कवर करेंगे, तभी आपकी चीज़ें हम्म ठीक तरीके से चलेंगी, अदरवाइज नहीं चल पाएंगी। तो जो मेरा पढ़ाने का मोडस ऑपरेंडी होता है वो यही होता है। मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें प्लीज़। तो जब ये चाइना पढ़ लेंगे इसी तरीके से बाकी जो एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, एक एक करके वो मैं सारे के सारे पढ़ाता जाऊंगा इसी स्टाइल के साथ, कि उसके नाम से शुरू करके, उसके फ्लैग से शुरू करके, उसकी करेंसी से लेकर, उसके कैपिटल से लेकर, सीक्रेट एजेंसीज, उसके बॉर्डर्स, उसके रिवर्स, लेक्स, उसकी बे, गल्फ, पाइट क्रीक, एक एक चीज़ सारी की सारी, ताकि आपको इंतहा की हद तक जो है वो क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। और इसी तरीके से हम यूरोप यूरोप पढ़ेंगे। तो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसकी हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री पढ़ा के, और हिस्ट्री बहुत पहले से शुरू करेंगे हम। मैग्ना कार्टा से लेके चलेंगे, और रेनेसां, एनलाइटनमेंट का पीरियड है, वॉर्स हैं, रेवोल्यूशंस हैं मुख्तलिफ, वो सारी की सारी मैं एक एक करके आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से हमारे यूरोप, सेंट्रल यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, ये हम सारे के सारे मैं आपको पार्ट्स यूरोप के पढ़ा दूंगा। ठीक है जी। हर हर मुल्क की डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपके पास वर्ल्ड मैप जो है ना ये कवर है। इसी तरीके से अमेरिका है, तो अमेरिका में दो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब साउथ और नॉर्थ की मैं आपको एक तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, दूसरे नंबर पे उनकी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। तीसरे नंबर पे जो अमेरिका है उसको खास तौर पे फोकस करके हम उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर
उसके तमाम जो प्रेसिडेंट्स आए अब तक। ठीक है जी। तो वाशिंगटन से हम शुरू करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप तक जाएंगे। हम एक एक प्रेसिडेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन्होंने क्या क्या काम किया वो सारा कुछ। फिर वॉर्स में अमेरिका का क्या रोल रहा, कैपिटलिज्म क्या है, अमेरिका के जो एक्स्ट्रा रीजनल जो अ, अ, जो आप कह चाह क्या रहा है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस इसी से अमेरिका की है और पूरा नॉर्थ कॉन्टिनेंट भी और साउथ कॉन्टिनेंट हम दोनों नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अफ्रीका भी इसी तरीके से कवर करेंगे, ओशियाना भी इसी तरीके से कवर करेंगे, जो जिसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये हमारी ज्योग्राफी हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है आपकी इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री मैं शुरू करूँगा आपको आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन से। क्योंकि जब तक आप एक हिस्ट्री है ना, जब तक हिस्ट्री को शुरू से नहीं पढ़ते तो आपको तब तक सिंक्रोनाइज्ड इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स जब तक आप नहीं समझते तब तक आपको हिस्ट्री समझ नहीं आती। दरम्यान में से हिस्ट्री पढ़ेंगे वो नहीं आएगी समझ। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे, आगे आते जाएंगे। और मौर्यन एम्पायर, चाणक्य एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इधर चले जाएं तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया हो गई। ठीक है। और ये सारी से सिविलाइजेशन मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में पढ़ा के उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। और नेक्स्ट हम जाएंगे सारी सिविलाइजेशंस पढ़ा के उसके बाद फिर हमारा जो दीन है इस्लाम, इस्लाम के राइवल सब कॉन्टिनेंट में, उससे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद गजनवी, गजनवी आए, गजनवी में कितने रूलर्स आए, किस किस ने क्या क्या काम किया। गौरी आए, गौरियों ने कब आए, किस किस तरीके से काम किया, कितने रूलर्स थे, एक एक चीज़ डिटेल में। फिर उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है 1226 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक, वो सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है कि वो क्या है। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसी तरह से जब वो उसमें पांच बेसिकली डायनेस्टीज आ जाती हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, फिर उसके बाद खिलजी, तगलक, सैयद और लोधी। ये पांच डायनेस्टीज हैं टोटल। तो इनका जो टेन्योर है ये बेसिकली 1206 से लेकर 1526 तक है, मतलब 320 साल बनता है। तो ये एक एक इनका एक एक रूलर मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। और एक एक रूलर की एक एक चीज़ जो उसने काम किए और या जो उससे मशहूर चीज़ें थी वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे आप लोग ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे मुगल्स की तरफ। मुगल्स जो हैं ये आ जाते हैं 1526 में, क्योंकि लोदियों की डायनेस्टी खत्म मुगलों ने ख़त्म की थी। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने फरगाना से उठ के यहाँ पे आया। उसकी मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि उसने पानीपत की पहली वॉर कब लड़ी, दूसरी तीसरी ये कब मुगलों ने लड़ी वॉर्स, या जो मरट्टे थे उनके खिलाफ ये तीसरी वाली वॉर में क्या रोल था 1761 वाली में, और ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद मुगलों ने दो ही पानीपत की वॉर लड़ी है ना, तीसरी तो कहीं और लड़ी गई थी, वो थी जगह वही लेकिन लड़ी किसी और ने थी। अहमद शाह अब्दाली जिसका नाम था। ही वॉज नॉट अ मुगल बाय द वे। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसी तरीके से मुगल्स में जहीरुद्दीन बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, ये चार भाई थे ना बेसिकली, हुमायूं, हुंदल, अस्करी। उसके बाद आपको ले जाऊंगा मैं शेरशाह सूरी पे। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक। फिर उसका बेटा सिकंदर सूरी और आदिल सूरी। और 1556 से लेकर 1556 से लेकर ये अकबर का दौर आ जाता है। उसके बाद अकबर का दौर आ जाता है 1605 तक। तो अकबर के जितने बड़े पुट्ठे सीधे सारे कारनामे थे वो हम पढ़ेंगे कि उस किस तरीके से नौरतन इस्टेब्लिश की, किस तरीके से उसने दीन अकबरी इजाद किया, और किस तरीके से चीज़ों को उसने मोल्ड किया, और इतना मोल्ड किया कि उसने एक अपना ही दीन बना लिया। तो
आवाज़ आ रही है? अच्छा। जहांगीर का टेन्योर, जहांगीर का जो है वो 1506 से 1526 तक, 27 तक। और उसके बाद फिर उसका बेटा आ जाता है शहनशाह शाहजहां। फिर शहनशाह शाहजहां के बाद आ जाता है जी आपका, ये जो था क्या कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर। तो इनकी तमाम पॉलिसीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या कांड किए, कारनामे कौन से सर अंजाम दिए, मुगल्स का डाउनफॉल क्या था, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आई 1608 में, और पुर्तगीज, डच, फ्रेंच जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन थी वो किस तरीके से एक्सपैंड हुई यहाँ पे, और उनका क्या रोल था और किस तरीके से एक थ्रेट थे। और नादिर शाह का जो अटैक था 1739 वाला, उसने मुगलों को किस तरीके से कमज़ोर किया, और ये सारी की सारी हिस्ट्री। और औरंगजेब आलमगीर की डेथ के बाद मुगल्स का डाउनफॉल किस तरीके से है टिल 1858 तक, जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, टोटल 18-19 के करीब मुगल्स आते हैं। 19, वो 19 के 19 मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उनके कारनामे भी आपको पढ़ाऊंगा कि कौन से मुगल ने क्या क्या किस किस तरीके से कहाँ कहाँ काम किया था। तो ये तो ये गई, आ गई मुगलों की हिस्ट्री। मुगलों की हिस्ट्री के साथ साथ कुछ हमारे रिफॉर्मर्स चल रहे थे, उनको हम पढ़ लेंगे। और जिसमें शेख अहमद सरहिंदी हैं, सैयद अहमद शहीद हैं, और ससी अहमद ख़ान है। ठीक है जी। तो ये हो गया, और मुजद्दिद अल्फ सानी हो गए। तो ये चार पांच रूलर्स, ये तीन चार चार बड़े बड़े रूलर्स, ये करके उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। अ, अच्छा, उसके बाद सिमरन अभी आपका वेट करें, क्वेश्चन का आंसर बाद में करता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ जाएंगे हम। हिस्ट्री में जब मुगल पढ़ लेंगे तो मुगलों के बाद आ जाती है आपकी ब्रिटिश हिस्ट्री। तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, इनके एक एक साल की हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। किस किस ब्रिटिश ने क्या क्या कारनामे कहाँ कहाँ किस किस तरीके से सारे अंजाम दिए थे। ठीक है जी। तो और मुगलों ने इतनी थोड़ी तादाद में ये जो अंग्रेज थे उस तरीके से सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर, अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, न्यूजीलैंड से लेकर चाइना तक उन्होंने राज किया हुआ था गोरों ने। ये यूरोपियन कॉलोनिज्म ये था कि कॉलोनिज्म, कॉलोनियलिज्म। ठीक हो गया। ये पढ़ा के उसके बाद जब आपको ये हिस्ट्री सारी पढ़ा दूंगा, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर 1885 से मैं शुरू करूंगा, कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद। असल तो वैसे 1905 से बनता है। बंगाल पार्टीशन, उसकी रीजंस क्या थी, और ये जो नए सूबे बने थे 1901 में, ये किस तरीके से बनाए गए थे। और उसके बाद फिर बंगाल पार्टीशन किस तरीके से हुई, मुस्लिम लीग किस तरीके से फॉर्मुलेट हुई, कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ गए, डेपुटेशन में कौन लोग थे, कहाँ पे सेशन हुआ। अब उसके बाद फिर मुस्लिम लीग का एजेंडा क्या था, उसके बाद नाम किसने प्रपोज किया, जितने भी चीज़ें हैं ना बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसी तरीके से यार मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है, मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स, वो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। लोगों को पता ही नहीं होता। ये पता होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा 1909 में मिंटो मॉलर के अंदर सामने रखा गया था, बाद में हमारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन ये इसके अलावा नहीं पता होता कि और हमारी क्या डिमांड्स थी। ये पता होता है मिंटो मॉलर 1909 में आई, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके अंदर क्या होता है। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। 1911 के अंदर जो बंगाल की एनलमेंट हुई, और फिर यहाँ पे ब्रिटिश किंग आया, वो किस किस तरीके से आया, उसका क्या मोटिव था। उसी तरह से यार 1914 में जो वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी, 1916 में लखनऊ पैक्ट, ठीक है, 1917 के अंदर बेल्फोर डिक्लेरेशन, 1999 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, तरीके खिलाफत, आपका जलियांवाला बाग मैसेकेयर, उसके बाद आपका तरीके क्या कहते हैं, खिलाफत, और और भी इवेंट्स थे यार, ये जो है वो नहीं जिसको काला कानून कहते थे यार, नाम रोवल्ट एक्ट। रोवल्ट एक्ट हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकेयर हो गया। तो ये सारे के सारे 1919 के इवेंट्स थे। जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग, सॉरी, 1913 में ज्वाइन की थी, और कांग्रेस 1906 में ज्वाइन की, तो उन्होंने कांग्रेस 1920 में क्विट कर दी थी, और लेजिस्लेटिव असेंबली से वो 1919 में रिजाइन कर गए थे। तो ये वाले सारे टॉपिक्स पढ़ा के 1920 की जो गांधी की जो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और सिविल डिसोबीडियंस के बाद लीग ऑफ नेशंस कायम हुई थी 1920 में। 1920 के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं पढ़ा दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद यार आती है 1922 चूरा चोरी इंसिडेंट, और 1913 वाला कानपुर मार्क्स ट्रेजेडी भी, वो डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको।
फिर कांग्रेस के इलेक्शंस हुए, फिर दिल्ली प्रपोजल्स आए, फिर उसके बाद दिल्ली प्रपोजल्स के बाद गांधी जी ना, उसके बाद क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट के बाद फिर 14 पॉइंट्स आए जिन्ना साहब के। 14 पॉइंट्स के बाद फिर थर्ड राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आई। ठीक है ना, तो ये वो रिबटल पे रिबटल थे, ये जो नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स, ये सारा कुछ 1930 में। फिर जो खुतबा इलाहाबाद, वो बड़ा मशहूर है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं। फिर उसके बाद 31 में गांधी इरविन पैक्ट हो गया। ठीक है जी। तो 60 मार्च, 32 में कम्युनल अवार्ड्स पूना पैक्ट, 33 में नाम तजवीज़ किया गया पाकिस्तान का, 34 के अंदर जिनाब बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, और 35 के अंदर जो था वो, ये जो था इंडियन एक्ट, वो दिया गया। और उससे पहले वाइट पेपर जारी हुआ। फिर 36 37 के इलेक्शंस 11 सूबों के अंदर, यूपी सीपी बिहार उड़ीसा असम सिंध पंजाब बलूचिस्तान बंगाल और बॉम्बे, और क्या कहते हैं, यहाँ पे 11 सूबे थे टोटल। तो इनके अंदर इलेक्शंस इलेक्शंस इनके अंदर हुए। इसमें से 8 में क्लियरली कांग्रेस ले गई। मुस्लिम लीग कहीं पे भी नहीं गवर्नमेंट बना सकी थी। और 3 में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की बाकी पार्टीज के साथ। यूनानियस पार्टी जो थी वो पंजाब से ले गई थी सीटें। तो दे एक्चुअली रूल द पंजाब, जो यूनानियस पार्टी थी। तो यूनानियस पार्टी का बाद में क्या बना, किस किस तरीके से चलती रही, ये सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे। 37 के इलेक्शंस, मुस्लिम लीग का फेलियर क्यों था, फिर जो जिन्ना साहब को अल्लामा इकबाल साहब ने लेटर्स लिखे वो क्या थे। फिर अल्लामा इकबाल की डेथ हो जाती है 21 अप्रैल को 1938 में। उसके बाद फिर 1938 में जिन्ना साहब को टाइटल दे दिया जाता है। और उसके बाद हाँ, दो रिपोर्ट्स आ जाती हैं, पीरपुर रिपोर्ट और कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद। पीरपुर रिपोर्ट है, मौलाना ए के फजल हक रिपोर्ट है, और एक और रिपोर्ट थी, उसका नाम जहन से निकल गया, आ जाएगा। तो बेसिकली ये सारे का सारा हमने उसमें कवर करना है। देन 1940 के यार आ जाती है 23rd लाहौर रेजोल्यूशन आ जाती है। और 1939 की जो ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी सितंबर में, ये जो हिटलर ने लॉन्च की थी वॉर, तो उसका बदला लेने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वगैरह का। तो ये पढ़ाऊंगा। 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट, 44 गांधी जी टॉक्स, फिर क्रिप्स मिशन, फिर जुलाई के अंदर जो है ना, ये क्या कहते हैं, सॉरी 45 के अंदर ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। और और भी बड़ा कुछ हुआ। फिर ये इवेंट्स होते रहे। फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, फिर दोबारा से इलेक्शंस हुए 46 वाले। उसमें मुस्लिम लीग दी गॉट क्लियर मेजॉरिटी। और उसके बाद फिर बंगाल पार्टी अपना पाकिस्तान की पार्टीशन के लिए जो है वो उन्होंने एक बाउंड्री कमीशन बनाया। और उसके बाद फिर ये सारी पार्टीशन वगैरह हो गई। तो पंजाब और बंगाल के लिए डिफरेंट कमीशन बनाए गए। वो पढ़ाऊंगा टिल 1947 तक। ये पाकिस्तान का एक पार्ट है, पाकिस्तान पार्टीशन का। दूसरा पार्ट इसका है जिसमें प्री पोस्ट पार्टीशन है 1948 से लेकर 2025 तक, 26 तक। और उसमें दो हिस्ट्री जाती हैं, एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में तो बड़ी सादा सी है कि आपने 1935 का इंडिया एक्ट पढ़ा। उसके बाद 1935 के इंडिया एक्ट के बाद 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट दिया गया था वो पढ़ना है। वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर 1949 में जो ये जो थी आपकी अपना क्या कहते ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा कि उसने किस तरीके से जो थी वो बुनियाद सी क्या थी। फंडामेंटलिज्म, जो भी कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, तो वो क्या थी और किस तरीके से उसने एक बुनियाद रखी मुल्क की। बेसिक प्रिंसिपल कमिटीज, चौथी में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, 56 का, 62, 73। तीनों के तीनों मैं आपको कंपेयर करके डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो तीनों का कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, इतने आर्टिकल्स थे, इतने शेड्यूल, इतने चैप्टर्स, ये सिस्टम था, इस तरह गवर्नेंस सिस्टम था। ठीक है जी। यूनिकैमरल था कि बाई कैमरल था, और किस किस तरीके, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो ये आपको पढ़ा के उसके बाद फिर 19 हाँ, जो आपकी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है
उसकी सारी अमेंडमेंट्स, 26 की 26, 27 अमेंडमेंट्स, 27 की 27 अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको। उसके 100+ आर्टिकल्स भी मैं आपको बता दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। लॉ के सेक्शन होते हैं, जो एक्ट वगैरह होता है उसके सेक्शन होते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। रूल होता है, रूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। और एक्ट है तो उसके सेक्शन होते हैं। उसके बाद आगे की तरफ हम चलेंगे तो 19, वो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो 1949 के अंदर जो लियाकत अली खान था, वहाँ से हम शुरू करेंगे। बल्कि वो 1948 से अगर हम शुरू करें तो प्राइम मिनिस्टरशिप तो लियाकत अली खान के पास थी, बट ही वॉज assassinated इन 1951। और जो गवर्नर जनरल थे वो चार थे, क्योंकि ज़्यादा पावर गवर्नर जनरल के पास थी। और गवर्नर जनरल जो था वो बेसिकली नुमाइंदा होता था, एक तरह से वो डोमिनियन स्टेटस था हमारा। हमारे पास तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडिया ने तो 50 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, हमारा तो 6-9 साल बाद जाके बना था। तो हम इतने नालायक लोग थे। और फिर हमारे अपने टसरबाजी शुरू हो गई। गवर्नर जनरल्स की बात करें तो जिनाह साहब आए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन आए, और गुलाम मोहम्मद आया, और सिकंदर मिर्ज़ा आया। चार गवर्नर जनरल है। उसके बाद फिर ये सिस्टम ही ख़त्म करके उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहाल कर दिया। और प्रेसिडेंशियल में अनफॉर्चुनेटली वो जो गंदा सा डिक्टेटर था सिकंदर मिर्ज़ा, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अनइलेक्टेड, अनअपोज्ड, ठीक है जी। और इलेक्ट उसके बाद अयूब खान ने भी तो यही किया था ना। खैर आगे चलते हैं। तो ये बहरहाल तसल्ली चलती रही थी। अब पढ़ाऊंगा मैं आपको 1947 के सारे इवेंट्स, 48 के सारे इवेंट्स, 49 के सारे इवेंट्स, 50, 51, 52, 53, 50, जितने भी इवेंट्स अब तक चलते आ रहे हैं ना, एक एक साल की 10-10, 12-12 इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो वो कौन कौन से इवेंट्स, उनकी सारी डिटेल मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको परेशान नहीं होइएगा। ये जो होती है ना पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ाना, इतना कोई आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पे प्री पार्टीशन, पोस्ट तो सभी पढ़ लेते हैं ना, तो सॉरी पोस्ट पार्टीशन पढ़ाना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। और लेकिन चीज़ें समझ आ जाती हैं कि एक एक साल की मैं 10-10, 12-12 इवेंट्स जब पढ़ाऊंगा, एक दूसरे के साथ लिंक करूंगा, और एक एक खास खास प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पढ़ते जाएंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो ये सारा पढ़ाव के मैं आपको लेके आऊँगा 2026 तक। अभी चूँकि टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इवेंट स्किप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि 1947 से 2026 तक मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है जी। तो यानी कि सिकंदर मिर्ज़ा आया, अयूब खान आया, यहया खान आया, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया, और भुट्टो के बाद ज़िया, 5 जुलाई 1970 से लेकर 17 अगस्त था ना ज़िया की डेथ, 17 अगस्त 1988 को। तो वो हो गया। उसके बाद फिर ज़िया के बाद बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, फिर जनरल मुशर्रफ, और फिर यूसुफ जक गिलानी आ गया, और फिर ऊपर जरदारी साहब थे। फिर आगे चल के राजा परवेज अशरफ, फिर कोलिशन गवर्नमेंट में नवाज शरीफ आ गए। फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, और उसके बाद फिर इमरान खान, और फिर उसके बाद फिर नवाज शहबाज शरीफ, और फिर शहबाज शरीफ। तो ये सारा कुछ एक हिस्ट्री के 1999 से शुरू होते हैं और हो जाते हैं 2008 तक। कोई तकरीबन उसमें 200, 150, 200 तो आपके पास उसमें एमसीक्यू बन जाता है। तो यार ये सारा कुछ पढ़ा दूंगा आपको पाकिस्तान अफेयर्स में। इसी तरह से करंट अफेयर्स में आपकी सारी इकॉनमी आ जाएगी। इकॉनमी का लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पड़ा भी होगा, आपको देख लेंगे तो आपकी पूरी इकॉनमी क्लियर हो जाएगी। खोल के रखी हुई है मैंने सारी की सारी इकॉनमी। 2.5-3 घंटे का लेक्चर होगा उस पर। तो वो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसान लैंग्वेज में समझ आ जाती हैं कि इकॉनमी है क्या, इकॉनमी के कंपोनेंट्स क्या हैं, इकॉनमी की फॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा, उसके बाद नॉमिनल क्या है जीडीपी, और रियल जीडीपी क्या है। इसी तरीके से आपकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या होता है, फिक्स जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, बजट किस तरीके से बनता है, टैक्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक सेकेंड रुके। जी उसके बाद ये इकोनॉमी, यानी कि बहुत डिटेल्ड लेक्चर है इकोनॉमी का, बहुत डिटेल्ड है। ये पढ़ पढ़ के उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। और नोबेल प्राइज़ हैं, फेमस बुक्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इस, और कश्मीर का इशू है। उसके बाद पाकिस्तान के सोशल इश्यूज, उनके इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
हैं उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। और भी करंट अफेयर में बहुत कुछ है। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर ये आपका मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स है, तो मैथ्स के अंदर बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करेंगे, बाइनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशंस, फिर एवरेज, मोड, मीडियन, फिर आ जाती है आपकी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चंस। देन रेशियो प्रोपोर्शन आ जाती है, डायरेक्शन के क्वेश्चन जाते हैं, और कैलेंडर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और अरिथमेटिक सीरीज है। बस ये है। तो ये पढ़ के उसके बाद फिर आ जाती है आपकी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर हमने चार चीज़ें पढ़नी होती हैं: केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, और इन्वायरमेंटल साइंस। तो जो बायोलॉजिकल साइंस है यार, उसमें तो हमने पूरी फिजिकल जो अनाटमी वगैरह है वो भी हम डिस्कस करते होते हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी डिस्कस करते होते हैं। यानी कि उसमें अगर हम 5 सेंसेस पढ़ रहे हैं तो आई, नोज़, टंग, ईयर, स्किन वगैरह। इसी तरीके से अगर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पूरे का पूरा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हम उसको डिटेल में डिस्कस करते होते हैं। एक एक पार्ट उसका डिस्कस करते होते हैं कि उसमें है क्या। इसी से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो उसमें एक चीज़ मैं पढ़ाता हूँ तो ब्लड की सर्कुलेशन क्या होती है, हार्ट पूरा पढ़ाता हूँ, पूरे ब्लड एक एक चीज़ डिटेल में। उसके बाद आपकी वेसल से लेकर हर चीज़, मतलब ब्लड वेसल्स, हर चीज़ डिटेल में कवर हो जाती है। इसी तरह से आपका अगर मैं इम्यूनो क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो वो अ, इसी तरीके से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई भी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, 10-12 सिस्टम में पढ़ाने हैं। वो इसी तरीके से आपके उसके बाद वाइटामिन हैं, तो वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, AD के B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12 B9 भी है। तो ये हम वाइटामिन हो गए। बैलेंस डाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, फैट्स, प्रोटीन्स क्या होती हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती है, कार्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, फाइबर क्या होता है, वाइटामिन क्या होते हैं। ये सारी कुछ हम पढ़ लेंगे उसमें बायोलॉजिकल वाले पोर्शन में। उसके बाद फिर बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उनकी डिटेल। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल में 4-5 लेयर्स, पांचों के पांचों, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स, इनकी एक लेयर में क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, ज़मीन है तो उसमें कोर, मेंटल, क्रस्ट, 3 चीज़ें। वो पढ़ के उसके बाद पूरा इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। गैसेज हैं मुख्तलिफ उसमें जो रिएक्शन करती हैं, वो सारी के सारे। उसके बाद यार आपका इन्वायरमेंट के अकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चले जाएंगे फिजिकल साइंस में, तो ये पूरा सोलर सिस्टम आ जाएगा आपका। और सोलर सिस्टम के साथ साथ आपका हम्म, हाँ, सोलर सिस्टम है, फिर अर्थ है, सन, मून। इनको तो डिटेल में पढ़ने वाला होता है ये काम। तो ये भी हो गया। उसके बाद केमिकल साइंस है तो उसमें केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है जी, और बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस केमिस्ट्री तक। ठीक हो गया। उसके बाद पीछे रह गया क्या, पीछे रह गई आपकी उर्दू, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात। इस्लामियात अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस्लामियात के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इस्लामियात में प्रॉफिट्स। ठीक है जी, जो कुरान पाक में मेंशन है, ऑल 25 प्रॉफिट्स मेंशन इन हॉली कुरान, उनकी डिटेल। उसके बाद कि उनके दौर में क्या क्या हुआ और उनकी सारा कुछ पढ़ के उसके बाद फिर आस वसल्लम की लाइफ। ठीक है जी, हिजरी के उसके बाद नबवी के इवेंट्स, हिजरी के इवेंट्स, बचपन तो उसमें सारा कवर होगा। फिर उम्महातुल मोमिनीन, वो सारा कुछ। फिर उसके बाद तमाम गज़वात का मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आप वसल्लम की पूरी जो लाइफ है, ठीक है जी, वो सारे का सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन है। तो खुलफाए राशिदीन चारों का जो टन्योर है ये शुरू करेंगे, और 661 तक ये ख़त्म होता, तो ये 661 AD तक जाता है, तो ये हम सारे का सारा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उमैया डायनेस्टी आ जाती है। उमैया के बाद अब्बासी डायनेस्टी आ जाती है, तो ये हम सारे का सारा पढ़ेंगे। और देन उसके बाद फिर आ जाती है जिसमें आसलों के कंपेनियंस थे, फिर कुरान के MCQs, हदीस के MCQs, पिलर्स हैं इस्लाम के, तो उनके जो मेन क्वेश्चंस हैं इसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है जी, सिर्फ हज के 70-80 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो आपको मैं सारे पढ़ा दूंगा। नमाज से रिलेटेड को 40-50 MCQs हैं, वो मैं सारे के सारे पढ़ा दूंगा। कुरान पाक से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, मतलब ये
जितने भी टॉपिक्स हैं ना इंशाल्लाह हम सारे के सारे कवर करेंगे, इसमें हदीस की किताबों तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जी आपका हो गया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बेसिक्स कंप्यूटर की, उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद आपकी मोडेम इंटरनेट होगी, उसके बाद MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनके शॉर्टकट्स ये भी। और जो मॉडर्न ऐप्स हैं उनके हवाले से भी, उनकी डिस्कवरीज, उनके फाउंडर्स कौन कौन से थे, उनका ईयर क्या था, कंप्यूटर की पुरानी टाइप्स भी। और और AI वगैरह हो गई। तो ये इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ेंगे डिटेल में, डिटेल चीज़ें काफ़ी कंप्यूटर साइंस की। देन उसके बाद आती है उर्दू। तो उर्दू में सबसे पहले उर्दू का तारुफ है, और फिर उसके बाद आ जाती है उर्दू के तारुफ के बाद उर्दू के मुसन्निफ़ आ जाते हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स जिनको बोलते होते हैं, वो पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा उर्दू के ऑथर्स के बाद उर्दू की ग्रामर के ऊपर। तो उर्दू की ग्रामर में सर्फ और नहू दो दो पार्ट्स बनते हैं, वो दोनों के दोनों मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रामर उर्दू की बहुत मेन चीज़ है और इस पे बहुत टाइम लगता है। तो उर्दू ग्रामर पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उससे MCQs बहुत आते हैं और लोगों को समझ भी कम कम आती है। फिर गलत दुरुस्त जुमले हैं, फिर उसके अल्फाज मुतजाद हैं, फिर इसी तरीके से सबके लाके हो गए। तो उर्दू किताबें हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स हैं तो उनकी किताबें हैं। ठीक है, तो ये है बस आपका उर्दू। इसी तरीके से इंग्लिश। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मेन टेंसेस हो गए, वो मैं पढ़ाता होता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, preposition, preposition और preposition आप खुद भी वैसे कर, आपको असाइनमेंट भी देता होता हूँ preposition के हवाले से। वाइज असाइनमेंट होती है वो preposition की, ताकि आपको खुद समझ आए चीज़ें। देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। ठीक है, और बस ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हम पढ़ते होते हैं। कोई मेरे ख्याल से तो सारे सब्जेक्ट्स हो गए कवर, रह गया तो मुझे बता दें। ये कोई सवाल है तो मुझसे पूछें प्लीज़। जी जी प्लीज़ मोहसिन, प्लीज़ आस्क। उमर, ये आप एडमन से पूछ सकते हैं। ड्यूरेशन सेशन यार वैसे तो 2 ढाई महीने है, लेकिन इसको हम ना रिकॉर्डिंग्स दे दे के ना जल्दी कवर कवर कर देते होते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। टाइमिंग 8 से 10। रमज़ान में शायद चेंज होगी, 9 से 11 हो जाएगी या फिर, लेकिन वो रमज़ान में भी आपको रिकॉर्डिंग ज़्यादा मिला करेंगी ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी बिल्कुल होगा। जी जी रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल आपको मिला करेंगे, रिकॉर्डिंग्स। जी दोनों सेशंस के लिए बिल्कुल सूटेबल है सेशन। एग्ज़ाम में भी है टाइम,
टेस्ट यार, वो एडमन को पता है टेस्ट वगैरह का ना। टेस्ट नॉर्मली मैं रखता नहीं हूँ, अलग से टेस्ट का सेशन होता है। लेकिन आप लोगों को हम दे देते होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा वो कर देते हैं फैसिलिटेट। एडमन को पता है इन चीज़ों का, एडमन से पूछ लें जो भी चीज़ आपने पूछनी है। थैंक यू वेरी मच उमर। स्टार्ट आज से। स्क्रीनिंग में भी है टाइम, एफपीएससी बहुत ठंड के साथ लेती है। मैंने जो पढ़ाना है वो रिकॉर्डिंग में भी वही कुछ पढ़ाना होता है, तो इस तरीके से काइंडली अपने नाम के साथ आया करें। अब ये कोई एस्पेरेंट है तो इन्हें बंदा किस तरीके से बुलाए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी कल से पहली क्लास हमारी होगी लाइव, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एडमन फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। स्क्रीन शेयर होती है समीर। जस्ट एमसीक्यूज होंगे। जी, GFIA की भी साथ ही है। चलें यार, थैंक यू वेरी मच, सी यू देन।